हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे जो हाइड्रोस्टैटिक्स था उसका लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे और जो इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी थी उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन का मतलब ये होता है कि किसी भी सरफेस पर, किसी भी लिक्विड के सरफेस पर टेंशन, मतलब हम मान लेते हैं कि जैसे हमने ये बाउल ले लिया, ठीक है, ये वैसे ले लिया, इसके अंदर हमने वाटर ले लिया, ठीक है। जैसे हम एक गुब्बारे का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे जो फिल किया हुआ, जो एयर फिल किया हुआ गुब्बारा होता है ना, उसका जो ऊपरी जो पार्ट होता है, यानी जो उसका सरफेस होता है, वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होता है ना, क्योंकि उसमें उसका जो ऊपर वाला सरफेस वो पूरी तरीके से खिंचा हुआ होता है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और उसके कारण वो क्या करेगा, अपना जो एरिया है वो कम करने की कोशिश करेगा। तो सरफेस टेंशन यही है कि वो जो जहां पे सरफेस टेंशन होता है वो अपना जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज करता है, ठीक है। देखो इस एग्जांपल को लेके करते हैं। मान लिया ये हमने कोई वेसल ले लिया, इसके अंदर हमने तीन वेसल ले लिए, तीन मॉलिक्यूल ले लिए। एक तो मॉलिक्यूल ए सरफेस पर, एक यहाँ थोड़ा सा बीच में और एक बिल्कुल बॉटम में, ठीक है। हमने तीन सरफेसेस ले लिए। तो क्या होगा, जो बॉटम में सरफेसेस है, जो बॉटम में ये मॉलिक्यूल है, सॉरी, तो वो क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है इसको, जो वाटर के मॉलिक्यूल है इसको चारों तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, जिसके कारण इस पर जो टोटल नेट फोर्स है वो क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी टेंशन एक्ट नहीं कर रहा, यानी इसका टोटल नेट फोर्स आ गया जीरो। अब अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, इस सरफेस पर ये यहाँ के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल इस साइड होंगे ज्यादा और ऊपर की साइड होंगे कम। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये नीचे की ओर ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल पर बात करते हैं जो सरफेस पर है, ठीक है। सरफेस पर है, देखो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल नीचे की ओर एक्ट कर रहे हैं और ऊपर की ओर जो है इसमें तो देखो थोड़े बहुत ऊपर थे, जो कि थोड़ा बहुत फोर्सेस ऊपर लग रहा था और थोड़ा बहुत ज्यादा नीचे की ओर लग रहा था। तो नेट फोर्स हमारा नीचे की ओर आया था, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। और इसमें क्या होगा, जो नेट फोर्स है ना ये सरफेस के ऊपर, वो है ना नीचे की ओर ही लगेगा, ऊपर तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो ऊपर की ओर कोई फोर्स नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पर जो इस लिक्विड के सरफेस पर है ना एक क्या आ जाएगा, स्ट्रेच, वो टेंशन बन जाएगा यहाँ पे एक, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये सरफेस है ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे लिक्विड का सरफेस, ठीक है। तो अगर स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करके ये क्या करेगा, अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा। तो लिक्विड का थोड़ा सा यहाँ से, लिक्विड थोड़ा सा यहाँ से नीचे की ओर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा ये, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, उसको नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक है। तो ये जो वाटर के सरफेस है ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा और जो ये अपने एरिया को, जो सरफेस एरिया उसको मिनिमाइज करेगा, जिसके कारण जो है यहाँ से जो थोड़ा सा एरिया जो है मॉलिक्यूल, वाटर के लिक्विड का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की अगर देखो डेफिनेशन देखते हैं, वैसे रियल में सरफेस टेंशन यही होता है। देखो कई बार हमने देखा है, जैसे नीडल होते हैं, है ना, जैसे नीडल को हम वाटर में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, बिल्कुल जब हम उसको वाटर में छोड़ते हैं तो देखो वो भले ही आयरन की होती है नीडल, लेकिन वो डूबती नहीं है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि वो सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। क्योंकि देखो जब हम जो उसको डुबोते हैं नीडल को, तो क्या होता है, नीडल जो है अपना जो सरफेस एरिया है वाटर के ऊपर वो क्या कर लेती है, बहुत कम कर लेती है। और हमें एक बार ये भी देखा होता है कि जहां से हमने नीडल रखी है ना वाटर में, वहां से उसका एरिया क्या होता है, नीचे की ओर धसा हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो मॉलिक्यूल, जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वहां पे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहे हैं और उस एरिया को, अपने एरिया को मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है कि जो हमारे जो कीट होते हैं छोटे छोटे, है ना, वो क्या होते हैं, वो वाटर के अंदर चल सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनका जो लेग्स का, यानी जो छोटे छोटे लेग्स होते हैं, वो उनका एरिया बहुत कम होता है ना, इसलिए वो वाटर की सरफेस पे चल सकते हैं। ऐसा इसी कारण होता है सरफेस टेंशन। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो हमेशा स्फेरिकल शेप में होती
है ना। ऐसा क्यों? वो भी सरफेस टेंशन के कारण होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन में यही होता है कि एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा लिक्विड का सरफेस, ठीक है, और स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करके अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक बलून ही है। अगर मान लिया फूला हुआ जो गुब्बारा लेते हैं, अगर उसके सरफेस पे हम वाटर के मॉलिक्यूल को रखेंगे तो क्या होगा, वो एक वाटर जो बलून का सरफेस है ऊपर वाला, वो क्या करेगा, एक क्योंकि बहुत खिंचा हुआ, हमने बहुत अंदर हवा भर रखी, बहुत ज्यादा हवा भर रखी उसके अंदर, तो उसका जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, उसके जो लिक्विड का सरफेस जो हमने लिक्विड डाला है उसके ऊपर, उसके एरिया को मिनिमाइज करेगा, और वो जो लिक्विड की ड्रॉप है वो एज इट इज उस पर रुक जाएगी, ठीक है। तो वही होता है सरफेस टेंशन, यही होता है। अब देखो बाय डेफिनेशन देखते हैं। देखो ये है डेफिनेशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विच ऑफ इज द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड, यानी यहाँ पे एक टाइप से फ्री सरफेस ही था लिक्विड का, टेंड्स टू हैव मिनिमम एरिया, वो क्या करना चाहेगा, अपने मिनिमम एरिया टेंड्स करना चाहेगा, एंड सच इट बिहेव्स एट ए कवर्ड विद ए स्ट्रेस्ड, और वो कैसा बिहेव करेगा, एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। वही होता है सरफेस टेंशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो निडल को हम वाटर की सरफेस पे धीरे धीरे लीव करते हैं तो क्या करेगी, जो निडल है वो वो फ्लोट करने लग जाएगी वाटर जो लिक्विड के सरफेस पे है, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो वाटर के अंदर चल सकते हैं, वो भी सरफेस टेंशन के कारण ही चल सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं। और जो रेन ड्रॉप का जो शेप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है, ये भी उसकी सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो स्फीयर का जो और बाकी जो रेक्टेंगल बाकी वो जो सारे होते हैं उनका एरिया, सबसे कम एरिया स्फीयर का ही होता है, ठीक है। और सरफेस टेंशन का रीजन ये है होने का कि जो रेन ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल होती है, क्योंकि स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है, और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है कि मिनिमाइज करती है एरियाज को, ठीक है। तो हमेशा जो लिक्विड ड्रॉप होती है, मतलब जो रेन ड्रॉप होती है, वो हमेशा स्फेरिकल शेप में आती है, ठीक है। तो ये था सरफेस टेंशन। अब देखो इसको मेजर कैसे करते हैं सरफेस टेंशन को। देखो हमने मान लिया कि ये कोई लिक्विड है, इसके अंदर हमने मान लिया, ये मान लिया कि इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, ये मान लिया। देखो अब क्या होगा, या मान लिया ये मॉलिक्यूल है वाटर के, ठीक है, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक टाइप से हम ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रेस्ड हो जाएगा एक टाइप से यहाँ से एरिया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लिया वो कुछ इस तरीके से लाइन बनी इनकी, ठीक है, हो गया ये। अब देखो, अब जब एक ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इस लेंथ पर, यानी यहां से यहां तक कितना फोर्स लगा इस पर, तो वो ही होता है सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी इस जो ये लेंथ बनी है मॉलिक्यूल्स की, मान लिया ये कोई ठीक है, ये लेंथ बन गई इतनी, अब इतने एरिया में इतनी लेंथ पर कितना फोर्स लगा, वही क्या है एक टाइप से सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को हम ऐसे मेजर करते हैं कि मान लिया हमने लिक्विड को ले लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, लिक्विड, ये जो है ये लिक्विड होंगे लेंथ पर, ठीक है, तो इस लेंथ पर कितना फोर्स लगा, वही क्या होता है हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। और जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन वो क्या होती है, न्यूटन मीटर इनवर्स, ये होती है, ठीक है। और डायमेंशंस अगर देखें सरफेस टेंशन के, डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के डायमेंशंस कौन से हैं, मतलब क्या होता है, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स का होता है m1 l1 t-2 और लेंथ का l, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा m1 l नोट एंड t-2, ठीक है। ये आ जाएंगे सरफेस टेंशन के डायमेंशंस, ठीक है। देखो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज सरफेस एनर्जी। देखो सरफेस एनर्जी क्या होता है, देखो हमें पता है कि जब लिक्विड रेस्ट में होता है ना, तो वो क्या करता है, अपने एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। अगर मान लिया हम एरिया को, अगर फ्री सरफेस ऑफ एरिया के, लिक्विड के फ्री सरफेस एरिया को अगर हम इंक्रीज करें, देखो इसके लिए अगर हम इंक्रीज करेंगे, मान लिया
लिक्विड के एरिया को थोड़ा इंक्रीज करें, तो हमें उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन पे ही क्या हो रहा है, मिनिमम एरिया वो एक्वायर करेगा, लेकिन हम उसी सरफेस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना उस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ये वर्क डन होता है ना, जो हम ये वर्क डन करेंगे उस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, वही क्या होगा, एक टाइप से उसकी लिक्विड सरफेस पर जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही वही एक टाइप से पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है कि जब हम उसके एरिया को इंक्रीज करते हैं अगेंस्ट, एरिया को इंक्रीज करेंगे, कुछ वर्क डन होगा अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, और वही क्या होती है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एंड जो ये इंक्रीज्ड एनर्जी, दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंक्रीज्ड एरिया, जो ये एरिया इंक्रीज होएगा उसकी जो इंक्रीज्ड एनर्जी होती है वही क्या होती है, कि सरफेस एनर्जी। देखो इसको अच्छे से देखते हैं। देखो मान लिया हमने एक रेक्टेंगल ले लिया ABCD, ठीक है, ये हमने रेक्टेंगल ले लिया CB एंड P एंड Q मान लेते हैं, चाहे AB मान लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो देखो ये हमने रेक्टेंगल लिया, ये क्या करेगा, इसके यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, क्योंकि ये अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा ना, अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा, तो क्या होगा, ये यहाँ इस तरफ क्या होगा, स्ट्रेच्ड होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट हम कुछ वर्क डन करेंगे, इसके एरिया को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर देते हैं। हमने इतना एरिया एक्सपेंड कर दिया, हमने सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन करके। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, ABCD मतलब हमने ले लिया कि वायर PQ ले लिया, और जो ये वायर PQ है इसको हम स्लाइड कर सकते हैं PQ की, यानी इसको मूवेबल है, ये इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी इसको हिला सकते हैं। ठीक है, ये ले लिया। अब क्या होगा, ये जो है टेंजेंशियली, अब देखो यहाँ पर है ना दो फ्री सरफेसेज होंगी, एक तो ये है टेंजेंशियली इनवर्ड। देखो इस सरफेस टेंशन के टेंजेंट में कौन कौन से सरफेसेस हैं, एक तो ये वाला है, ये वाला सरफेस, ठीक है, और एक टेंजेंट में कौन सा है, ये वाला सरफेस। ये दोनों यानी हमारे पास दो फ्री सरफेसेज होंगे कि इनको हम टेंजेंशियली इनवर्ड मूव करा सकते हैं। ठीक है, अब दो फोर्सेज हो गए। अब हम देखो क्या करते हैं, देखो ये एक अनदर फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स, हमने इसको बढ़ाया ना, तो इसके सरफेस टेंशन के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो लेट S इज द सरफेस टेंशन ऑफ दिस, जो हमने ये ले रखा है, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है, ऐसे हमने सरफेस टेंशन मान लिया। लेंथ हमने मान ली जो स्मॉल l है, लेंथ ऑफ वायर PQ। अब देखो वायर लेंथ इसकी L है वायर की। अब देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है बिल्कुल सेम इतनी लेंथ पे, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। तो यहाँ पे एक टाइप से देखो, अगर ये लेंथ ले रहे तो हम ये भी लेंथ, क्योंकि ये लेंथ अगर इस तरफ इंक्रीज होगी तो थोड़ा सा मूवमेंट इसमें भी आएगा, ये लेंथ भी थोड़ी सी क्या करेगी, इंक्रीज इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगी, ये है ना कि यहाँ से थोड़ा इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो सरफेस के दो सरफेसेज हैं, इस रेक्टेंगल के क्या है, दो दो फ्री सरफेस एरिया है, ठीक है, दो सरफेस एरिया है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसके दो हैं, तो हम ये दोनों तरफ सरफेस टेंशन दोनों तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ एक्ट करेगा सरफेस टेंशन। मान लिया कि इसका जो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है ना, ये होगी, तो यहां से हम क्या मानेंगे, देयर आर टू फ्री सरफेसेस है, तो जो टोटल इनवर्ड फोर्स होगा ना वायर PQ में, देखो टोटल इनवर्ड फोर्स, क्योंकि इसके लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग ये भी है, तो टोटल इनवर्ड फोर्स क्या होगा, 2L हो जाएगा, क्योंकि इस लेंथ में भी है और इस लेंथ में भी होगा। ठीक है, तो सिंस क्या होगा, टोटल इनवर्ड फोर्स मतलब अंदर की ओर, टोटल इनवर्ड फोर्स ऑन वायर PQ में क्या हो जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट
लेंथ, और हमें क्या निकालना है, टोटल इनवर्ड फोर्स दोनों सरफेसेस, क्योंकि दो फ्री सरफेसेस हैं, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू, जो फोर्स निकालेंगे ना, फोर्स इज इक्वल टू एस इंटू 2L हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें दो सरफेसेज है, हमारे पास दो फ्री सरफेसेज है, ठीक है। हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि जो एरिया इंक्रीज हुआ ना सोप ये इसका रेक्टेंगल का, वो हम इस वायर को हमें जैसे हमने इंक्रीज किया ना, स्लाइडिंग कर सकते हैं आउटवर्ड विद ए फोर्स एफ के साथ। तो हमें क्या पता चला कि जो फिल्म है वो स्ट्रेच टू डिस्प्लेसिंग थ्रू पी क्यू के लो, थोड़ी सी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई वायर पी क्यू जो है। तो स्मॉल डिस्टेंस एक्स पर, ये आ गई स्मॉल डिस्टेंस एक्स तक। तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फिल्म पी क्यू से P1 Q1, पी डैश से हमने पी डैश माना था, पी डैश एंड क्यू डैश, तो इतना एरिया इंक्रीज हो गया पी क्यू से पी डैश एंड क्यू डैश, ये मान लेते हैं, ठीक है। ये एरिया इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन एरिया हो गया, तो डेल्टा ई ए जो है किसके इक्वल आया, 2 × L × X। ये 2 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि दो लेंथ थी इसकी रेक्टेंगल की और दो ब्रेड्थ थी ये, ठीक है। तो 2L और ये x डिस्टेंस तक मूव किया है 2LX, क्योंकि दो हमारी क्या थी, फ्री सरफेसेस थे एंड दो ये थी, तो देखो आगे ना 2LX, ठीक है। ये 2LX क्यों आया डेल्टा ए, क्योंकि इंक्रीज इन एरिया आया है ना, कि एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ये तो हमारी लेंथ थी, ये लेंथ थी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी लेंथ इंक्रीज हुई, ठीक है। तो ये आ गई ना 2L, और ये x ये, और ये भी x, ठीक है। तो 2LX ये इसलिए आई क्योंकि एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहां से 2L का मतलब क्या था, जब तक हमने इंक्रीज एरिया नहीं किया था, जब तक फोर्स अंदर की ओर लग रहा था, तब तक इन दो सरफेसेस की बात थी कि लेंथ इन जो सरफेस टेंशन है इन पर एक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर 2L आया था। लेकिन अब बात हो रही है कि अगर एरिया इंक्रीज हो गया ना फिल्म पी क्यू से पी डैश से क्यू डैश तक, तो ये आया 2 टाइम्स ऑफ L क्रॉस X, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क ये है, ठीक है। तो जो वर्क डन आया इन स्ट्रेचिंग द फिल्म, एरिया हमने निकाल लिया, वर्क डन क्या आया जब हमने इसको स्ट्रेच किया, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म, स्ट्रेचिंग द फिल्म क्या आया, वर्क डन क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव, कि कितनी हमने डिस्टेंस करवाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होती है ना, ये हो गई डिस्टेंस मूव, ठीक है। फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव। अब फोर्स हमारे पास क्या था, S इंटू ये था ना 2L, ठीक है, और डिस्टेंस x थी, तो यहां से कितना आ गया, S इंटू 2LX, और यहां से 2LX क्या है, डेल्टा ए, देखो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना 2LX, तो यहां से जो वर्क डन आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, S इंटू डेल्टा ए, ठीक है। अब ये जो वर्क डन था, यानी जो ये वर्क डन हुआ था, ये किसके इक्वल था, कि कितनी जो है सरफेस की एनर्जी बढ़ी, है ना। सरफेस की एनर्जी बढ़ेगी ना, क्योंकि हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा सरफेस टेंशन के अगेंस्ट, इसको स्ट्रेच करेंगे जब हम, यहाँ से सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, इसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस ये जो सरफेस एनर्जी है क्या करेगी, जब हम वर्क डन करेंगे तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब यानी हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो हमारा सरफेस एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ गए, सरफेस एनर्जी एंड वर्क डन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से जब हमने सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क किया, तभी इसकी क्या बढ़ी, सरफेस की एनर्जी बढ़ गई, तो जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आ गया, सरफेस एनर्जी को। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू S डेल्टा ए, S क्रॉस डेल्टा ए, तो ये होती है सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो ये होती है सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन, कि सरफेस एनर्जी ऑफ ए गिवन लिक्विड सरफेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। एक टाइप से वो क्या होती है, जो ये एनर्जी होती है ना, ये एक टाइप से अमाउंट ऑफ वर्क डन ही होती है जो हम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो लिक्विड सरफेस ऑफ ए गिवन एरिया एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये होती है हमारी सरफेस एनर्जी।
देखो, अब आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ए सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, यानी हमें सरफेस टेंशन देखना है लिक्विड पर, ठीक है, लिक्विड का। अब देखो, पहले हम मानते हैं कि एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, एक होती है लिक्विड ड्रॉप और एक आता है शोप, ठीक है, शोप बबल आएगा, ठीक है। एक है इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। अब देखो इसमें प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है। देखो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। इसके अंदर एक तो जो ये लिक्विड है, एक तो हमारे पास लिक्विड का प्रेशर होगा PL, और एक जो है इसके अंदर मतलब इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, P एक्सटर्नल, ठीक है। एक प्रेशर होगा लिक्विड का और एक कर रहा होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसके ऊपर वर्क करेगा, तो ये हम एक्सटर्नल प्रेशर मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये जो प्रेशर है, देखो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो हमारा जो अगर हम ऐसा माने कि जो प्रेशर ऑफ ए लिक्विड है वो प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, लेकिन वो क्या होगा, गलत। हमें इसके लिए क्या करना होगा, देखो कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रेशर ही नहीं है, लिक्विड लिक्विड का प्रेशर नहीं, यहाँ पे एक और प्रेशर है, वो कौन सा है, सरफेस टेंशन। उसके कारण ये सरफेस टेंशन के कारण ये क्या करेगा, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर दो जो है प्रेशर एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ड्रॉप हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ड्रॉप इक्विलिब्रियम में होगी कि अगर मान लिया इंटरनल प्रेशर इक्वल है, इंटरनल आउटर जो है प्रेशर दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि अंदर की साइड जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो दो प्रेशर एक्ट कर रहे हैं, एक तो आ रहा है हमारा सरफेस टेंशन का और एक हमारा लिक्विड का, जो लिक्विड खुद प्रेशर लगा रहा है, वो दो प्रेशर एक्ट कर गए। इसका मतलब हमारे पास जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो ग्रेटर देन किससे है, P एक्सटर्नल से, जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है उससे, ठीक है। तो जो PL है वो इससे ग्रेटर देन आया एक्सटर्नल से, ठीक है। और जो हम क्या देख रहे हैं कि लिक्विड के सरफेस में, और ये जो PL है, जो लिक्विड का प्रेशर है, वो P एक्सटर्नल से कितना ज्यादा है, 2S/R, इतना ज्यादा है। अब इसको प्रूव करेंगे कि ये 2S/R कैसे आया, और जो हमारे शो बबल की केस में होता है 4S/R आ जाता है, ठीक है। वो देखते हैं कैसे आया। देखो मान लिया हमने लिक्विड ड्रॉप ले ली, ठीक है, ये हमने लिक्विड ड्रॉप ले ली, ये हमने इसके अंदर इंटरनल प्रेशर मान लिया, और हम मान लेते हैं कि कंसिडर कर लेते हैं कि हमने इसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, और वो एक्सटेंड हमने कितना किया, ΔR तक। ये वाली जो मान ली ΔR तक हमने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। क्लियर इतना। अब देखो जो PI है और आउटर प्रेशर क्या है, P0, मतलब PO, PI और ये PO, ये इंटरनल है, ये PO। हमें पता है कि इनसाइड जो है जो इनसाइड प्रेशर है आउटसाइड प्रेशर से बहुत ज्यादा है, तो ड्रॉप जो है लिक्विड की ड्रॉप वो क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स, क्योंकि देखो ये जो प्रेशर है इंटरनल ये बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगी, और हमने वो एक्सटेंड पोजीशन ये मान ली ΔR। तो हमने यही माना था ना कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर, तो ये एक्सटेंड क्यों हुआ था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा था। इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा तो इसको थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड कर देगा, और वो मान लिया हमने ΔR तक, ठीक है। देखो जब हम क्या करेंगे, ड्रॉप को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। अब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो उसके साथ क्या करेगी, हमारी सरफेस एनर्जी इंक्रीज करेगी। देखो ये कैसे हुआ कि जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर जैसे हमने मान लिया कि इसका खुद का इंटरनल प्रेशर होने के कारण थोड़ा सा एरिया मतलब थोड़ा एक्सपेंड हो गया, और ये हम ऐसे मान कंसिडर कर लेते इसका थोड़ा सा इतना एरिया इंक्रीज हुआ इसके इंटरनल प्रेशर के कारण, ठीक है। और ये हमने खुद इंक्रीज किया है वर्क डन लगा के अगेंस्ट द सरफेस टेंशन ΔR तक। ये हम ऐसे मान लेते कि ये हमने खुद लगाया है, इसको एक्सपेंड किया है ΔR तक।
अगेंस्ट वर्क डन करके अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका जब सरफेस एरिया हमने थोड़ा बढ़ाया तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण उसकी सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। अब देखो वर्क डन, जब हमने एक्सपेंशन किया तो वर्क डन कितना आया, वर्क डन इन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जब हमने किया तो कितना वर्क डन आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, पी इंटरनल इंटू एरिया 4πr², माइनस, क्योंकि जो फोर्स है टोटल वो किसके इक्वल है, इंटरनल माइनस आउटर फोर्स, और पी नोट 4πr² इंटू किसके इक्वल है, डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा आर ही हुआ है ना। देखो ये फोर्स, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, यहां से आया ये। और एरिया क्या होता है इसका, स्फीयर का, 4πr², तो पी आई इंटरनल आउटर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर ही देखेंगे, इंटरनल और आउटर का डिफरेंस देखेंगे, तो पी आई 4πr² माइनस पी नोट 4πr², तो यहां से कितना आ जाएगा, पी आई माइनस पी नोट 4πr² इंटू डेल्टा आर। ये हमारा क्या है कि कितना वर्क डन हमने किया उसको एक्सपेंड करने में। ठीक है, ये आया हमारा वर्क डन। अब देखो जब हमने सरफेस एरिया को वर्क डन करके इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया था, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ हमारी सरफेस एनर्जी भी बढ़ गई थी, है ना। वो सरफेस एनर्जी हमें पता है कि सरफेस एनर्जी क्या होती है, डेल यू इज इक्वल टू एस डॉट डेल्टा ए, एस इंटू डेल्टा ए, ये हमारी सरफेस एनर्जी होती है। अब एस इंटू एरिया क्या है, इंटरनल एरिया, मतलब जो फाइनल एरिया जब हमने इसको इंक्रीज किया, और माइनस क्या है, इनिशियल एरिया। ठीक है, तो फाइनल एरिया हमारे पास कितना है, डेल एफ फाइनल एरिया, माइनस मतलब ये एरिया का साइन है ना, इंटू आई। ठीक है, एस इंटू फाइनल एरिया क्या बनेगा हमारे पास, 4π, एरिया क्या होता है आर। अब आर ना होके हम यहाँ पे क्या लेंगे, आर प्लस डेल्टा आर, है ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्योंकि 4πr² होता है ना, ये हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फाइनल एरिया है ये, फाइनल में तो हम डेल्टा आर भी जोड़ेंगे क्योंकि एक्सपेंड करने के बाद ही तो हमने लिया है। तो 4πr प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस, देखो इसको ब्रैकेट में अलग लिख लेते हैं, 4πr², ये हो गया इनिशियल। इनिशियली तो हमारी रेस्ट जो है आर ही था, ठीक है, आर था ना इनिशियली, तो ये आ गया। तब एस इंटू 4π, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो r² प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा r² माइनस 4πr², अलग है ये, माइनस 4πr²। अब देखो यहां से क्या आया कि 4πr² जब इसको क्रॉस अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये गया, ये कैंसिल हो गया 4πr², तो s इंटू यहां से कितना 4π 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा r², ये दो टर्म बची। अब देखो हमने ये माना था कि उसका जो एरिया है थोड़ा सा बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल बड़ा था, डेल्टा आर बिल्कुल स्मॉल था। अब देखो अगर हम माने कि 10⁻⁻5 है, कि अगर हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10, और भी छोटा हो जाएगा, है ना, और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जब हमने आर को का स्क्वायर किया डेल्टा आर का, ये और भी छोटा हो गया, यानी ये इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया। इसको जब हमने नेग्लेक्ट किया तो जो हमारा ये जो इंटरनल ये जो एनर्जी आई सरफेस की, वो किसके इक्वल आई, एस इंटू 4π 2r डेल्टा आर, ये आ गई हमारी सरफेस एनर्जी। अब देखो जब हमने सरफेस एनर्जी मतलब ये कहा था कि जब सरफेस एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया को जब बढ़ा रहे हैं, उसको वर्क डन करके बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वर्क डन किया तो हमारा क्या हो गया, सरफेस एनर्जी बढ़ गई। अब जो वर्क डन होने के कारण उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ी थी, इसका मतलब कि जो सरफेस एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई, हमने कितना उसके ऊपर वर्क डन किया था उसके इक्वल आ गई। तो हम इन दोनों को क्या मान सकते हैं, इक्वल,
कि जो हमारा वर्क डन है वो हमारी सरफेस एनर्जी के इक्वल आया था। ये दोनों को इक्वल माने, देखो जब दोनों को इक्वल मानेंगे तो वर्क डन हमारा क्या था, पी आई माइनस पी नोट 4πr² इंटू डेल्टा आर। क्लियर इतना? और इज इक्वल टू किसके इक्वल मानेंगे, S इंटू 4π2r डेल्टा आर, क्योंकि वर्क डन हमारी सरफेस एनर्जी के इक्वल आ गया। अब देखो 4π से 4π कैंसिल, डेल्टा आर से डेल्टा आर, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी यहां से हमारा क्या आ गया, पी आई माइनस पी नोट इज इक्वल टू 2s बाई, देखो 2s बाई, यहां से एक आर बचा, ये आ गया नीचे ये। और यही हमें क्या करना था, प्रूव कि जो इंटरनल प्रेशर है उनका जो डिफरेंस है वो क्या आता है 2s बाई आर। ठीक है, तो यही हमें प्रूव चाहिए था कि जो इंटरनल और जो आउटर प्रेशर होता है उनका जो डिफरेंस होता है वो 2s बाई आर आता है, किसमें, इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप के अंदर। ठीक है, तो ये आया कि जो है एक्सिस प्रेशर का क्या आया, लिक्विड जो ड्रॉप है उसके अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं कि सोप बबल में ये कैसे होता है। अब देखो, जो ये सोप बबल है, जो हमने शुरू में ये माना सोप बबल, ठीक है, ये हम वही काम करेंगे, अपनी तरफ से एरिया को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और वो एरिया हम डेल्टा आर मानेंगे। ठीक है, ये हमारा इंटरनल प्रेशर हो गया और इस डायरेक्शन में हमारा आउटर प्रेशर। ठीक है, यहां तक वही होगा। अब देखो, जो हमारा सोप बबल है, जो हमने लिक्विड ड्रॉप ली थी, उसमें तो हमारा सिर्फ एक जो फ्री सरफेस था। अब इसमें हमारे पास क्या है, जैसे हम सोप बबल लेते हैं, वो देखो हमें अंदर की साइड भी दिख रहा होता है उसके अंदर, है ना, बिल्कुल मतलब हम ट्रांसपेरेंट मान सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास दो फ्री सरफेसेस आई यहाँ पर, यानी दो फ्री सरफेसेस पर जो है सरफेस टेंशन एक एक्ट करेगा। एक तो है अंदर की साइड फ्री सरफेस और एक है बाहर की साइड फ्री सरफेस, दोनों पर सरफेस टेंशन लगेगा। अब देखो, सेम वही बात बनेगी कि जो हमारा इंटरनल प्रेशर है वो आउटर प्रेशर से ज्यादा है और वो कितना है 4s बाई आर है। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है कि 4s बाई आर कैसे आया। अब देखो, शुरू में जो हमें सेम वही है, क्योंकि जब हम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, है ना। तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे, इसका मतलब अगर हम इसका जो है सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी और वो सरफेस एनर्जी हमारी वर्क डन के इक्वल होगी। देखो, लिक्विड ड्रॉप तक आएगा कहाँ तक, देखो कि जब हम वर्क डन करेंगे, वर्क डन इन एक्सपेंशन, यानी जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसका एक्सपेंशन करते वक्त हमने कितना वर्क डन किया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये आ गया। फोर्स हमारा कितना आएगा, पी, ये है ना पी आई फोर्स, एफ आई माइनस, क्योंकि इंटरनल माइनस आउटर लेंगे ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया एफ आई माइनस एफ नोट। अब देखो एफ आई किसके इक्वल आएगा, पी आई इंटरनल प्रेशर इंटू, एक टाइप से ये भी क्या है, स्फीयर ही है, 4πr²। ठीक है, माइनस पी नोट इंटू 4πr² और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया, डेल्टा आर। सेम 4 pi माइनस पी नोट और 4πr² इंटू डेल्टा आर। देखो यहां तक जो हमारा वर्क डन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा जो हमारी लिक्विड ड्रॉप में आया था। जो हमारा चेंज होगा वो कहाँ से होगा, देखो उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर वर्क डन किया और सरफेस एनर्जी, जो सरफेस एरिया बढ़ा है तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद हम एनर्जी निकाल रहे थे, सरफेस एनर्जी। देखो इसका फॉर्मूला क्या था, एस डॉट डेल्टा ए। देखो अब यहाँ पे चेंज आएगा इसके एरिया में, क्योंकि देखो
यहाँ जो लिक्विड ड्रॉप हमने ली थी वहां पे सिर्फ एक फ्री सरफेस था, लेकिन ये क्या है, शॉप बबल एक टाइप से ट्रांसपेरेंट होता है। हम दोनों साइड पर, यहाँ पे जो दोनों साइड होंगी, एक तो अंदर की साइड और एक बाहर की साइड, दो फ्री सरफेसेज होंगे उसके, और दोनों पर हमारा क्या लगेगा, सरफेस टेंशन। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ डेल्टा ए ना आके 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए हो जाएगा, क्योंकि दो साइड पर हमारा एरिया जो है लगेगा, एरिया होगा इंक्रीज। ठीक है, 2 साइड से होगा। क्लियर हुआ ये 2 टाइम्स कैसे आया, क्योंकि इसमें जो शो बबल के केस में क्या होगा कि दो फ्री सरफेसेज हैं, इसलिए यहाँ पे दो एरिया में टू, एक तो अंदर की साइड और एक बाहर की साइड, दोनों तरफ एरिया जो है इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा यू एस इंटू 2, और डेल्टा ए जो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल। आगे का केस सेम है, बस ये 2 की कहानी थी जो भी। एस इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 4 पाई, इंक्रीज कितना हुआ था आर प्लस डेल्टा आर, ये था ना फाइनल, माइनस 4 पाई r² ये हो जाएगा। तो एस इंटू 2, 4 पाई यहाँ से r² प्लस डेल्टा r² प्लस 2r डेल्टा r माइनस 4 पाई r²। एस इंटू 2, 4 पाई r² से ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4 पाई डेल्टा r का स्क्वायर प्लस में 4 पाई 2r डेल्टा r। हुआ क्लियर। अब देखो यहाँ पे डेल्टा आर को हम क्या करेंगे, फिर से नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। फिर से नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि डेल्टा आर हमारा, देखो वही केस है ना, अगर 10⁻⁵ अगर -5 ले, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा ना, तो ये और भी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा आर हमारा क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। क्लियर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एस इंटू 2, ये वाली टर्म जो है होगी ना, नेग्लेक्ट होगी ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 पाई 2r डेल्टा आर, एस इंटू 16 पाई r जो है डेल्टा आर। ये आ गया हमारा जो है सरफेस एनर्जी। अब जो सरफेस एनर्जी हमारी वर्क डन के इक्वल होगी, है ना, क्योंकि सरफेस एनर्जी कब बढ़ रही है, जब हम वर्क डन कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। वर्क डन इज इक्वल टू हमारी सरफेस एनर्जी, तो दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल। देखो जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, Pi-P0 4 पाई r² इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, s इंटू 16 पाई r डेल्टा आर। क्लियर है, देखो डेल्टा आर से डेल्टा आर गया, और पाई से 4 पाई से यहाँ पे 4 ही लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा एक आर से ये एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो Pi-P0 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से ये 4s बचा, 4s, और ये जो आर है ये नीचे की ओर। और यही हमें प्रूव करना था कि जो शॉप बबल है उसके जो इनसाइड एरिया एंड जो आउटसाइड, इनसाइड प्रेशर जो आउटसाइड प्रेशर है, उनका डिफरेंस किसके इक्वल आता है, 4s/r के। यही हमें क्या करना था, प्रूव, कि जो शॉप बबल के केस में है वो 4s/r कैसे आता है। इसमें सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया, यहाँ पे, क्योंकि इस शॉप बबल के अंदर दो फ्री सरफेसेस होंगे, एक तो आउटर साइड और एक ये अंदर की साइड, तो दो फ्री सरफेसेस होने के कारण दोनों के सरफेस पर सरफेस टेंशन लगेगा। सरफेस टेंशन लगेगा तो यहाँ पे 2 टाइम्स एरिया आएगा, सिर्फ यहाँ पे इतना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये जो प्रेशर था इनसाइड ए शॉप बबल में था। ठीक है, तो ये था जो सरफेस टेंशन है इनसाइड ए शॉप बबल एंड लिक्विड ड्रॉप। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि जो कॉन्टेक्ट एंगल होता है और जो कैपिलरी एक्शन होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ही सिर्फ टेंशन, सरफेस टेंशन था, और उसके अंदर जो शॉप बबल है और जो लिक्विड ड्रॉप है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट करेंगे हम कॉन्टेक्ट एंगल and about on a capillary action. Okay, thank you.